हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब साथियों? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं कि यूजीसी ने आंसर की जारी कर दिया है। 31 जनवरी को ही आंसर की जारी कर दिया था और मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि 1 और 2 फरवरी से पहले आंसर किया जाएगा। आपने मिलाया भी होगा। आज हम यहाँ पे आए हैं पीवाईक्यू के साथ। पॉलिटिकल साइंस का पीवाईक्यू देखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, ड्रॉप के लिए चैलेंज किए गए हैं और चैलेंजेबल कितने क्वेश्चन थे जो चैलेंज किए गए हैं। क्या सचमुच चैलेंजेबल था भी, डिलीट होगा भी कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और आज हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, 51 से लेकर के 75 तक जाएंगे और इसके बाद से 25-25 करके हम 4 वीडियो में इसको खत्म करेंगे। साथियों, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बताए गए विधि के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा है, जो मैंने 3 विधि में बोलता हूँ। जिसमें पहला है पीवाईक्यू, दूसरा बोलता हूँ मैं कि कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से, और तीसरा जो मैं बोलता हूँ वो है एलिमिनेशन प्रोसेस से। तो इन तीनों से देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं भी कि नहीं हो रहे हैं, क्या वो मेथड सचमुच काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आइए साथियों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे जुड़िए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और साथियों, आपका कितना स्कोर बन रहा है ये मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर मैसेज करके पूछिए मुझे, बताइए कि कितना स्कोर बन रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि किस कैटेगरी का आप क्वालिफाई कर रहे हैं, जैसे कि जेआरएफ हो रहा है, नेट हो रहा है या फिर ओनली पीएचडी के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ना बता के आप टेलीग्राम के जो ग्रुप है उस पर आके आप अपना मार्क्स का जो है कितना स्कोर कर रहे हैं वो मुझे शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिनिधिपूर्ण लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्पों का चयन करें। ये क्वेश्चन नंबर 51 है, फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है कि यह विशाल देशों के लिए लोकतंत्र का व्यवहार्य स्वरूप प्रदान करता है। यह सरकार और शासितों के मध्य एक रेखा स्थापित करता है। यह सरकार और शासित के मध्य रेखा मिटा देता है। आगे कह रहा है कि यह वर्गहीन समाज की वकालत करता है। इसका सबसे प्रचलित आधुनिक रूप जनमत संग्रह का उपयोग है। ये आप ऑप्शन एक बार पढ़िएगा ध्यान से। मैं इस देखिए साथियों, ये मेरा पहला ही मेरे ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा एलिमिनेशन प्रोसेस से। एलिमिनेशन प्रोसेस और कॉमन सेंस, पीवाईक्यू तो इसमें कोई रोल नहीं है। एलिमिनेशन प्रोसेस लगा के देखते हैं और कॉमन सेंस लगा के देखते हैं। आप ये जानते होंगे प्रतिनिधिपूर्ण लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र ये क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हो तो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंचायत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक उदाहरण मान सकते हो उसको, जिसमें जनता के द्वारा डायरेक्ट क्या चुने जाते हैं प्रतिनिधि जो होते हैं, वो डायरेक्ट जो शासक होता है वो चुना जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के उदाहरण मैं मान सकता हूँ। और इसमें क्या होता है कि विधि जो है वो जनता के प्रत्यक्ष सामने रख के बनाया जाता है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में देखते हो, पंच 5-10 पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ किसी चीज़ पे डिसीजन लेते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यही होता है कि जनता ही विधि का निर्माण करेगी डायरेक्ट, कि विधि सही है वो प्रत्यक्ष पंचायत के जैसा बैठ के लोग निर्णय लेंगे। लेकिन प्रतिनिधिपूर्ण लोकतंत्र में क्या होता है, क्योंकि विशाल जनसंख्या है, जैसे भारत के पास कितना जनसंख्या है 140, इससे 142 CR, 142 करोड़ जनसंख्या। अब इतने लोग एक साथ बैठ के कोई भी विधि नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो ठीक है, हम 20 लाख 25 लाख जनसंख्या पे ऐसा करते हैं कि एक आदमी को चुन के भेजते हैं, या फिर 10 लाख जनसंख्या पे एक एक आदमी को चुन के भेजते हैं और ये लोग इकट्ठा होकर वो मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी को प्रतिनिधिपूर्ण लोकतंत्र बोलते हैं। तो अब देखिए ये कह रहा है कि यह विशाल देशों के लिए लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करता है। आपको नहीं लगता कि ये सही कह रहा है? चलिए ये नहीं, अगर आपको नहीं पता है कि सही कह रहा है गलत कह रहा है, चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये कह रहा है कि सरकार और शासितों के मध्य एक रेखा स्थापित करता है। चलो इसको भी हम छोड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। सी नंबर ऑप्शन देखिए, सरकार और शासितों को मध्य रेखा मिटा देता है। अगर रेखा ही मिटा देगा ये, तो फिर तो ऑप्शन कोई इस पर विचार ही नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत है, ये 100% गलत है। ये कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं कि 100% गलत। अगर ये गलत है तो सी नंबर आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें सी है। बचा हमारे पास 3। आगे कह रहा है कि यह वर्गहीन समाज की वकालत करता है। ये वर्गहीन समाज, निगेटिव नहीं लग रहा है कि वर्गहीन समाज की वकालत करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इसमें तो सभी, अगर वर्गहीन समाज का वकालत करता तो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो ये भी आपको गलत लग रहा है, तो डी को हटाओ। अब डी को हटाओ, आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो इसमें कॉमन सेंस और एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल मैंने किया और आंसर तक पहुंच गया। इसका जो आंसर होगा ए और बी, यही सही होगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे साथियों, क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हालांकि ये तो डायरेक्ट फैक्ट है, इस पर कोई विचार ही नहीं किया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? तो इसका है नियोजी आकोंज इविला। ये है इसका, ये है पहले डायरेक्टर।
ये आपको फैक्ट है, याद रखना होगा साथियों, नहीं अदरवाइज आप इसको गलती करके आओगे। अगर निम्नलिखित में से कौन सी कृति श्री अरबिंदो द्वारा लिखित नहीं है, ये बात ध्यान रखना होगा साथियों एग्जाम में बैठकर कि नहीं आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन गलती होगा। क्वेश्चन अगर पूरा नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन गलती हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नहीं है अगर ये हटा दिया जाए तो फिर इसका आंसर कुछ और होगा। लेकिन ये कह रहा है, देखिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप जानते हैं बड़ी फेमस बुक है किसकी, नेहरू की। इसी तरह से अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, ये और ये दो आप जो है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किसकी बुक है। ये कह रहा है एक सेकंड, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये जो है नेहरू की बुक है और ये और ये जो है अरविंदो की बुक है। ये कह रहा है कि नहीं आप इतना तो आपको पता होगा ना द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तो इसका आंसर तो वही पूछ रहा है ना कि कौन इसमें से नहीं है। तो नहीं है, ये तीन ऊपर वाले तीन जो है ये अरविंदो के द्वारा लिखित बुक है, जो हम अरविंदो को पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे। बाकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो नेहरू जी की बुक है, ये पता है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन साथियों हम देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये ही हम अब यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस काम करेगा कि कैसे एलिमिनेट करके इसके आंसर तक पहुँचना है। सपोज कीजिए कि मुझे नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम आंसर तक देखें कैसे पहुँच रहे हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से। सरकार की अध्यक्ष प्रणाली की विशेषता हमको बता देनी है, सरकार की अध्यक्ष प्रणाली की विशेषता बतानी है। चलिए अध्यक्ष प्रणाली आपको पता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं पता है तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो संसदीय प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आंसर पहले, क्वेश्चन से पहले हम आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ लिए हम, आंसर में देखिए इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें है बी बी बी, सब में है। अब इतना हमको पता है कि ये शक्ति का प्रतिकरण और नियंत्रण में संतुलन, ये जो दो है वो होगा ही होगा, क्योंकि सब में है, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे सी पता चल जाए कि सी सही है या गलत है, सी सही होगा तो आंसर तक पहुंच जाएगा, सी गलती होगा तो आंसर तक पहुंच जाएगा, सी सही होगा तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। चलिए ये तो दो सही हो गए। सामूहिक उत्तरदायित्व, अगर आपको थोड़ा भी पता होगा कि संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में डिफरेंस क्या है। संसदीय प्रणाली में जानते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है संसदीय प्रणाली में। तो संसदीय सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना है, वो जो विशेषता है वो है संसदीय प्रणाली की। तो अगर ये अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता नहीं है तो ये तो नहीं होगा, सी नहीं होगा। सी को हम काटते हैं तो सी काटते हैं तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा, यानी कि हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच रहे हैं। देखिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल किए और एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल किए, आराम से आंसर तक पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ये फैक्ट है, अगर आपको आता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं आता है तो आपको इसको गेस। तो देखिए इसमें मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ये जो लीबिया वार होता है ये होता है कब, ये 2011 का है। लीबिया वार जो है 2011 का है। और अगर आपको एक भी पता है, बी का पहला अगर हम आंसर मिला रहे हैं तो आप देख रहे हैं बी का पहला एक ही आंसर, बी का इसमें भी नहीं है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, एक ही है बी का पहला और वो है चौथा ऑप्शन। बी का पहला तो ए का हो जाएगा चौथा, कोसोवा युद्ध जो था 1999 में होता है। इसी तरह से सी का हो जाएगा दूसरा और ए का हो जाएगा तीसरा, डी का हो जाएगा तीसरा। इस तरह से इसका आंसर ये होगा। आगे देखते हैं साथियों। देखिए एक यूजीसी एक चीज़ यूजीसी में अच्छा लगता है मुझे कि एक आंसर अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो आप आंसर तक पहुंच जाइएगा, मिला मैच करने वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है 56 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, इसमें देखिए नॉट आपको नेसेसरी ध्यान देना होगा, नॉट द वेरिएबल्स ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस ऑफ डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन जब हम पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इनपुट आउटपुट जो एनालिसिस है वो डेविड ईस्टन का वो क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या वेरिएबल्स हैं। तो ये कह रहा है कि नॉट द वेरिएबल्स ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस ऑफ डेविड ईस्टन, ये इसकी बात कर रहा है। तो इसका आंसर साथियों जो इसका जो आंसर है वो चौथा है, चौथा है ए और बी। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की ग्रोथ जो है ये नहीं है, ये इसका इनपुट आउटपुट एनालिसिस में नहीं है, नॉट वेरिएबल से ये। तो ये आपको याद रखना होगा जब हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो उसमें देखेंगे बढ़िया से साथियों। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, किसने नौकरशाही को शोषक वर्ग के उपकरण की संज्ञा दी थी। तो इसमें साथियों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो है कार्ल मार्क्स होगा, जिसे आप सब जानते हैं कार्ल मार्क्स ने कहा था, तो इसी ने संज्ञा दिया था। तो इसका आंसर जो है वो कार्ल मार्क्स होगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, किसने आर्यवाद ब्राह्मणवाद और हिंदू मत की कठोर आलोचना की थी। ये बात देखिए साथियों, अगर आपको इस थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, हालांकि जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा तो आप समझ पाइएगा। जैसे कि आप साउथ में जाइएगा तो ये रामास्वामी नायकर जो है ये बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, जिसमें अछूतों को मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाए थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था उसके खिलाफ आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो आप थोड़ा सा आप इसमें अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए तो ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। इसमें किसने आलोचना करी थी। आते हैं
59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन है जो है, निम्नलिखित में से कौन सी ई रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन का भाग नहीं था। अब आत्मसम्मान आंदोलन देखिए साथ ही फिर से यहाँ पे कॉमन सेंस का आपको इस्तेमाल करना होगा और एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना। एलिमिनेशन प्रोसेस में नहीं कि कूट नहीं दिया होगा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए आप। कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन, और आत्मसम्मान आंदोलन सोचिए कि आत्मसम्मान आंदोलन किस चीज़ के लिए चलाया जा रहा होगा। ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन किस चीज़ के लिए चलाया जा रहा हो। तो पढ़िए, इसका ऑप्शन पढ़िए और ये बात ध्यान रखना होगा कि नहीं कह रहा है, नहीं था, आंदोलन का भाग नहीं था, ये बोल रहा है। नामों से जाति संबंधी विवरण हटाना ये तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आत्मसम्मान की आंदोलन की बात कर रहा है तो उसका तो ये पार्ट होगा ही होगा। हिंदू मिथक शास्त्र के चरित्रों की नवीन व्याख्या, ये भी सही है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन हेतु कांग्रेस के साथ मिलाना। आपको लगता है कि आत्मसम्मान आंदोलन से कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन हेतु कांग्रेस के साथ में इसका कोई लेना देना होगा? नहीं, ये नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ तो यही हमारा आंसर होगा, जो गलत है वही आंसर होगा, यानी कि आत्मसम्मान का जो भाग नहीं है वही आंसर होगा। बाकी सब आत्मसम्मान के भाग थे, ये आपको ध्यान दें। देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस, केवल शब्द को नहीं पता है तो भी आप शब्द पढ़िए कि आत्मसम्मान आंदोलन की बात कर रहा है, तो इसमें ये नहीं हो सकता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से आया ये मिलान करने के लिए, अगर आपको आता है तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज आपको केस ही करना होगा। देखिए इसमें कह रहा है गूगल की शुरुआत, फेसबुक की शुरुआत, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना, इस कब कौन सा हुआ था, ये इसको मैच करना। तो इसमें देखिए साथियों, इसमें एक चीज़ तो सबको पता होता है लगभग लगभग, फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में, फेसबुक 2004 में। तो बी का जो है वो दूसरा होगा। इसमें देखते हैं बी का दूसरा किसमें किसमें, इसमें भी बी का दूसरा, इसमें भी, यानी कि ये दो ऑप्शन हट जाएगा। अब देखिए गूगल की शुरुआत जो होती है वो 1998 में होती है, अगर आपको पता है तो अच्छी चीज़, नहीं तो जान लीजिए। तो भी देखिए हम इस ऑप्शन को अभी भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ए का पहला और ए का पहला दोनों में है, बी का दूसरा दोनों में है। पर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है वो, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है 1975 में होती है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में होती है, सीधा है। और एप्पल्स कंप्यूटर्स की स्थापना ये 1976 में होती है। ये सब साथ ही पूरे का पूरे सीधे सीधे दे दिया था इसने। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, उसका चौथा, ये आंसर होगा इसका, यही आंसर होगा। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 61 नंबर की तरफ। 75 तक चलते हैं साथियों। ये कह रहा है कि कुछ विचारधारा दिया है और उसका प्रतिपादक दिया है और मैचिंग करना है आपको। एक बात बताइए, क्वेश्चन अभी मैं PYQ की बात जो कर रहा था, ये क्वेश्चन पिछले जब 4 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि एकात्म मानववाद का जो जनक है, प्रतिपादक है, वो कौन है, और अभी पूछा था। देखिए डायरेक्ट PYQ से एक मिला के देखते हैं। सी का जो है वो दीनदयाल उपाध्याय होगा, सी का जो है वो दीनदयाल उपाध्याय होगा, यानी कि सी का पहला में कौन कौन है, देखिए एक ही आंसर है, यानी कि ये तीनों अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, एक ही हमारा आंसर बच रहा है। देखिए कितना PYQ अगर आप एनालिसिस किए हैं तो डायरेक्ट आंसर इसमें 2 सेकंड में केवल टिक करने में जितना समय लगेगा, बाकी सब तो हो गया, अपने आप मिल गया, बाकी सब अपने आप देख लीजिए, मिला लीजिए, हो गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन है सी का पहला में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। 52वां संविधान संशोधन जो होता है, ये कह रहा है एक राजनीतिक दल 52वां संविधान संशोधन वर्ष अधिनियमित हुआ था, किस वर्ष अधिनियम, आप पढ़ लीजिएगा पूरा, मैं पढ़ा हूँ तो मुझे याद है कि 52वां संविधान संशोधन जो है वो कब अधिनियमित किया गया था। तो ये क्वेश्चन है, आप मुझसे एक बात बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके कि 52वां संविधान संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड है, उसमें क्या प्रावधान है, वो किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये हुआ था 1985 में, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में हुआ था साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण समपार्श्विक संबंधों से संबंध नहीं है, समाजों से संबंध नहीं है, समपार्श्विक समाजों से संबंध नहीं है। ये साथियों देखिए, जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसका आंसर इतना समझिए कि इसका आंसर जो था 3 नंबर होगा। आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देखिए, हु क्वाइंड द टर्म्स पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म। साथियों मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पे एक वीडियो है, अभी जाके देखिए, मैंने जो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट किया है उसमें उदारवाद जो टॉपिक है, उदारवाद उसे हमने अभी पढ़ा है, उदारवाद लिबरलिज्म जो टॉपिक है उसको हमने पढ़ा हुआ है। आप उसमें जाके देखिए, और डायरेक्ट मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ उसमें, और मैं देखिए वो वीडियो मैं पहले से मेरे पास नोट्स था, वो मैं ये नहीं कि वीडियो क्वेश्चन में एग्जाम आने के बाद से बनाया हूँ। ये कई बार, एक बार नहीं, ये कई बार पूछा, ये PYQ है साथियों, ये PYQ है, डायरेक्ट PYQ उठा कर पूछा हुआ है। और इसका आंसर जो होगा CB मैकफर्सन होगा। पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म का जो टर्म जो इस्तेमाल करता है वो कौन करता है, CB मैकफर्सन करता है। आप जाके देखिए, मैं उसमें बताया हूँ साथियों, अब क्यों करता है ये भी मैं बताया हूँ उसमें, वो आप देख सकते हैं जाके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन डायमेंशनल मैन किसने लिखा है, वन डायमेंशनल जो मैन बुक है वो किसने लिखा हुआ है? तो ये जो है लिखा हुआ हर्बर्ट मार्क्यूज का बुक है ये आपको फैक्ट है, याद रखना होगा, याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इसको गेस ही करना होगा। तो ये बहुत ही फेमस बुक है साथियों, जो हमने पढ़ेगा तो हम बताएंगे भी कि हर्बर्ट मार्क्यूज की लिखा द्वारा बुक कौन कौन सी है।
आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म कैच ऑल पार्टी। कैच ऑल पार्टी जो है ये इसके संबंध में जो फर्स्ट हु अमॉन्ग किसने जो है टर्म का फर्स्ट इस्तेमाल किया था ये कह रहा है। तो ये समझिए साथियों, ये इसका जो आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा साथियों, एक दार्शनिक है जो हम पढ़ेंगे, सब चीज़ हमको पढ़ना है साथियों, जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस स्टार्ट किए हैं तो सब चीज़ पढ़ना है। एक दार्शनिक है, जर्मन मूल के दार्शनिक है, जर्मन अमेरिकन मूल के दार्शनिक है, वो जो है ओटो किन सेनर जो है, ये इसका आंसर होगा। इन्होंने बोला था कैचॉल पार्टी के बारे में। तो ये देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं साथियों। 67 नंबर जो क्वेश्चन है, 67 नंबर, ये जो क्वेश्चन है साथियों अपने आप में टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना डेटा याद करना, इतना एग्जैक्टली डेटा याद करना किसी के बस की बात नहीं है। बहुत ही कम लोग होंगे जिस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। देखिए इसमें जो है यादव, मैं आपको बता देता हूँ, यादव कांत सिलवाल जो है ये 1 जनवरी, मुझे लगता है कि इस सिंपल भी अगर आपको एक भी पता होता तो बन जाता, पर ये टफेस्ट क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेटा याद करना बड़ा ही कन्फ्यूजन है, बड़ा ही टफ काम है। तो यादव कांत सिलवाल जो है वो 1 जनवरी 1994 से 31 दिसंबर 1995 तक रहे हैं। और एक को मिलाइए आप, अगर हम एक को मिलाते हैं, बी का पहला एक ही में है, और वो आंसर हमारा बन जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा, फिर ए का तीसरा हो जाएगा, इसी तरह से सी का दूसरा हो जाएगा, और डी का जो है चौथा हो जाएगा। ये आंसर है हमारा। आप इसको अगर चाहें तो आप राइट डाउन कर सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, समिति दिया है या अधिनियम दिया हुआ है, और परिणाम या अनुशंसा, कौन सा समिति, क्या परिणाम, इसका क्या परिणाम है, क्या अनुशंसा किया हुआ है। देखिए इसमें हावथॉर्न अध्ययन जो है, इसको आपको अगर याद है, क्योंकि ये तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, हालांकि इसको आप नहीं पढ़े, लेकिन हावथॉर्न अध्ययन जो है ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है हमको। और ये जो है ये कार्य परिवेश और उत्पादकता के संदर्भ में इसका ये अनुशंसा करता है। कहीं भी जैसे किसी कंपनी में जो कार्य हो रहा है उसका परिवेश क्या है, उसमें कितना उत्पादकता, अगर कार्यों के परिवेश को अच्छा किया जाए तो उत्पादकता बढ़े या कि नहीं, उसके बारे में बात करता है। तो हम सी का दूसरे से मिलान करते हैं, और सी का दूसरे से मिलान करेंगे तो देखते हैं कोई ऑप्शन मिलता है क्या। हाँ, सी का दूसरा एक ही ऑप्शन है, बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम पहुँच गए आराम से वहाँ तक, आंसर तक। देखिए यूजीसी में मुझे यही एक चीज़ अच्छा लगता है कि अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, एक भी ऑप्शन को एलिमिनेशन से हटा दे रहे हैं, चाहे मिला दे रहे हैं, तो आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 69, और ये कह रहा है कि मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल किसके द्वारा प्रदान। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों। अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अगर कोई गलती करके आ रहा है तो वो बिल्कुल उसका प्रिपरेशन जीरो है, ये कभी गलती नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जो होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कुछ पुस्तक है और उनके कुछ लेखक का नाम दिया हुआ है साथियों। ये भी देखिए, ये कुछ 3-4 क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी को, तो वहाँ पे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वहाँ पे देखेंगे कि ग्रेनल ऑस्टिन जो क्या कमेंट करते हैं, अतुल कोहली क्या कमेंट करते हैं, और भी जो थिंकर्स है इंडियन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पे या फिर इंडियन पॉलिटी पे क्या कमेंट करते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे साथ ही। और देखो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस मैंने ये इस्तेमाल किया था क्वेश्चन करते टाइम पे, जो ग्रेन्यूल ऑस्टिन है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलते हैं। ग्रेन्यूल ऑस्टिन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है जो है इनका एक, हालांकि ये आपको याद रखना होगा कि याद होना भी चाहिए, मुझे तो याद था, याद होना भी चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्न कार्नर कार्नर स्टोन ऑफ नेशन, ये किसकी बुक है। ये भी PYQ है साथियों, ये भी जो है ये PYQ है, आपको याद रखना होगा। ये भी PYQ है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ है। ये एशियन ड्रामा भी पहले, बहुत पहले पूछा हुआ है, चारों के चारों PYQ है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों, देखिए अगर हम बी का चौथे से मिला रहे हैं, तो बी का चौथा किस में है, एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, वो यही है, बी का चौथा, बाकी सब अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखिए, ये प्रोसेस होना चाहिए करने का साथियों क्वेश्चन को। आगे देखिए, ये कह रहा है सत्य कथन पर विचार करें। सत्य कथन, विनायक वीडी सावरकर, शॉर्ट में जो वीडी सावरकर बोलते हैं, वीडी सावरकर ने तर्क दिया कि 1870 क्रांति प्रथम स्वतंत्र संग्राम थी। ये अगर आप 1857 हिस्ट्री में थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े होइएगा 11th-12th में, या फिर कहीं भी पढ़े होइएगा, तो लूसेंट में पढ़े हुए तो उसमें लिखा हुआ है कि किसने क्या कमेंट किया था। तो वीडी सावरकर ने कमेंट किया था कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 को वो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो था, प्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो। पहला तो मेरे सही है, अगर पहला सही है तो पहला तो होगा ही। अब देखते हैं किस में पहला है कि नहीं है पहला। हाँ, एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला है। देखिए कितना आसानी समझा रहे हैं क्वेश्चन को, बाकी अगर हमको नहीं पता है तो भी हम आराम से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा आराम से। सॉरी साथियों, देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। मद्रास के
MC राजा किसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे? ये साथियों ये पूरे के पूरे फैक्ट है क्वेश्चन। अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज आपको गेस ही करना होगा। मुझे याद था तो मैंने किया था, अगर आपको याद है तो आप करिए, अदरवाइज इसको गेस कर दीजिए बस। तो इसका देखिए, इसका आंसर जो होगा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन होगा। इसका आंसर यही होगा। आगे साथियों देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं। नवंबर नवंबर 2024 में विजय होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप, ये साथियों जो क्वेश्चन था ये मुझे लगता है कि क्योंकि अभी और भी सारे जैसे बीपीएससी एग्जाम हो उसमें भी 2 क्वेश्चन डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से पूछा हुआ था। तो अभी मुझे लगता है कि क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था और सरकार भी बना वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा वो तवज्जो दिया हुआ है। इसका आंसर साथियों जो होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा साथियों। ये कह रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है, जैसे मान के लिए कि 4 साल का इलेक्शन होता है तो कितने ऐसे राष्ट्रपति है, सेकंड नंबर के राष्ट्रपति, तो पहला राष्ट्रपि कौन है, दूसरा राष्ट्रपति है, पहला राष्ट्रपति कौन है, जो सपोज कीजिए कि 2016 जैसे कि इन्होंने सपोज कीजिए कि 2016 में इन्होंने चुनाव जीता था, 2020 तक चुनाव 2020 तक रहे, ये प्रेसिडेंट रहे, फिर 20 में हार गए, फिर 24 में बने, यानी कि एक टर्म बीच में जो गैप हो रहा है 20 से 24 तक, ऐसे कितने राष्ट्रपति, ये दूसरे राष्ट्रपति, तो पहला राष्ट्रपति कौन है? तो पहला राष्ट्रपति साथियों जो है ये है ग्रोवर क्लीवलैंड, और इन्होंने और ये जो है वो 1800, आप देखिएगा 1884 से 1884 से 88 तक रहे थे, फिर 88 में चुनाव हार गए थे, फिर 92 में 1892 में चुनाव इन्होंने जीता था फिर से। तो ये दूसरे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति जो थे ग्रोवर क्लीवलैंड थे। आगे 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये साथियों बड़ा ही फेमस बुक है, ये मुझे लगता है कि सबको सही करना चाहिए। करेक्ट, हु रोट द बुक लॉ ऑफ द पीपल, और ये जो बुक जॉन रॉल्स की बुक है, ये सबको याद होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 75 नंबर क्वेश्चन साथियों। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन होने वाला, 25 क्वेश्चन रहते हैं, फिर अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी शाखा से संबंधित नहीं है? जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि यथार्थवादी रियलिस्टिक शाखा क्या होती है, रियलिस्टिक जो ब्रांच है वो क्या बोलता है। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि रियलिस्टिक ब्रांच में होता क्या है कि ये शक्ति को मानते हैं, जो पावर है उसको तवज्जो देते हैं, पावर को तवज्जो देते हैं, न कि आदर्शवादी विचारधारा में बिलीव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए केनेथ वाल्ड होगा ही होगा। केनेथ वाल्ड जो यथार्थवाद के जनक के रूप में भी देखा जाता है इसको, केनेथ वाल्ड, हालांकि मार्गेंथाउ है पर केनेथ वाल्ड जो तो होगा ही होगा। तो अब देखिए इसका आंसर पे हम पहुंचते हैं कैसे, एलिमिनेशन का ट्रिक क्या करता है। तो देखिए साथियों, अगर केनेथ वाल्ड जो होगा तो ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, तो केनेथ वाल्ड वाले तो आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए जॉन मर्शहैमर है और स्टीफन वॉल्ट है। इमैनुअल कांट जो है साथियों, इमैनुअल कांट किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता है। जब हम इमैनुअल कांट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्यों नहीं हो सकता है। इमैनुअल कांट नहीं हो सकता है, ई नंबर आंसर नहीं हो सकता है। एक एक चीज़ तो ये ई नंबर जिसमें है वही आंसर होगा, यानी कि चौथा नंबर इसका आंसर होगा। इस तरह से आप एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। साथियों 25 क्वेश्चन पूरा हुआ, बाकी का हम जो 75 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में 25-25 करके देखेंगे। आप देख पा रहे हो कि 25 में लगभग 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट PYQ है, 25 में PYQ है, डायरेक्ट PYQ है, और बाकी 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो हमने कॉमन सेंस और एलिमिनेशन ट्रिक लगा के उसको हल किया है। तो आप ये समझिए कि 7 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन ये, लगभग 10 क्वेश्चन जो है हम ऐसे केवल मेरे फार्मूले से PYQ पहला, कॉमन सेंस दूसरा और एलिमिनेशन का तीसरा, ये 3 जो मेरा जो 3 फार्मूला है इसको लगा के आप 10 क्वेश्चन 25 में सही कर पा रहे हैं। तो सोचिए कितना कारगर सिद्ध होगा। अगर 10 क्वेश्चन में 40% हो जाएगा ये, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं साथियों। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। टेलीग्राम लिंक दे दे रहा हूँ मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पर अपना लिंक जो स्कोर कार्ड है उसको मेरे साथ शेयर करिए। थैंक